आप ध्यान से सुनो ना। क्वेश्चन हम लोग सेट नंबर 5 कर रहे थे शायद। हाँ, सेट 5 की था ना भैया। सेट 5 के बहुविकल्पी क्वेश्चन भी देख लिया था, निकट दृष्टि दोष को भी देख लिया था, किसी लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है इसको भी देख लिया था, निर्वात वाला भी देख लिया था, स्वच्छ किरण आरेख बनाकर अवतल लेंस का प्रतिबिंब की स्थिति भी दिखा दिया था, 3 वोल्ट के 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर बराबर भी देख लिया। विभवांतर किसे कहते हैं? किसी धारावाही की चालक में 2 बिंदुओं के बीच एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को विद्युत विभवांतर कहते हैं। इसे डेल भी से प्रदर्शित करते हैं। डेल भी बराबर W/Q। डेल भी का वैल्यू 3 दिया था और Q का वैल्यू भी 3 दिया था ना, तो 3 तिया 9, W का वैल्यू 9 जूल आया था। यहाँ तक शायद हम लोगों ने कर लिया था। अब आज जो है तीसरे का क्वेश्चन नंबर 2 वर्णनात्मक प्रश्न। कौन सा? वर्णनात्मक प्रश्न। वर्णनात्मक है ना, बार बार गलत मैं लिख रहा था, अब सही हो गया। रेशम सही है ना? वर्णनात्मक प्रश्न कह रहा है प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम के संयोजन के तुल्य प्रतिरोध का सूत्र तथा चित्र लिखिए। देखो, प्रतिरोधों का संयोजन किया क्यों जाता है मैंने बताया था। पहले आप यही लिखेंगे कि प्रतिरोधों का संयोजन ऐसे लिखेंगे। देखो ध्यान से कैसे लिखोगे। इच्छित प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, इच्छित प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों का संयोजन किया जाता है ना। आप भाषा में लिखेंगे इच्छित प्रतिरोध माने अपने मन का प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए। हाँ, जैसे 2 ओम का है, कहीं कहीं 3 ओम का है, कहीं 4 ओम का है, सभी को जोड़ करके जैसे मान लो 9 ओम आया, तो जो 3 लोग मिलाकर काम कर रहे हैं, अगर कोई वही एक आदमी काम कर दे ना, तो उसी को कहते हैं इच्छित प्रतिरोध। यानी प्रतिरोधों, इच्छित प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों का संयोजन किया जाता है। प्रतिरोधों का संयोजन 3 तरीके से होता है। श्रेणी क्रम संयोजन, पार्श्व या समांतर क्रम संयोजन और मिश्रित क्रम संयोजन। ये 3 प्रकार का संयोजन होता है। आपसे पूछा है श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में लिखिए, तो तीसरे का जो दूसरा क्वेश्चन है वो श्रेणी क्रम संयोजन कहा है। क्या कहा है? श्रेणी क्रम संयोजन। तो आप लिखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। अच्छा, श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में आप लिखेंगे कैसे? देखो लिखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन क्या है? जब पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा आपस में जुड़ा हुआ हो, तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। देखो कैसे है, ये ध्यान से सुनोगे। जब पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, जब पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा आपस में जुड़ा हुआ हो तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक, अब देखो इतना बड़ा लिख दिए ना, अगर इसको आप परिभाषा से सोचोगे तो गड़बड़ होगा। आप ऐसे देखो, ये है एक प्रतिरोध, ये देखो
फिर यहाँ से एक प्रतिरोध और जोड़ दो, ये यहाँ से एक, ये पहला प्रतिरोध हो गया, फिर यहाँ से एक देखो आएगा, ये दूसरा। तो ये देखो पहला प्रतिरोध है, ये R1 है, और ये कौन सा है, R2 है लड़के, ये R1 है और ये R2। पहले प्रतिरोध का देखो, ये पहले प्रतिरोध का ये दूसरा सिरा है, और ये दूसरे प्रतिरोध का, अरे दो प्रतिरोध हैं, दो प्रतिरोध का, प्रतिरोध में पहले वाले का ये दूसरा सिरा है और दूसरे वाले का ये, अगर पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, पहले प्रतिरोध का दूसरा वाला सिरा और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा आपस में जुड़ा हुआ हो, तो इस प्रकार का जो संयोजन होता है उसे हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। और श्रेणी क्रम संयोजन का जो चित्र होता है कुछ इस तरीके से होता है। मान लो 2-3 हो तो इसका चित्र भी कहा है। इसका चित्र कैसे बनेगा, तो चित्र में वोल्टेज को भी जोड़ना पड़ेगा। ये देखो वोल्ट कुंजी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। ये हाँ कुंजी लगा दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये है आधारा आई, ठीक, ये है R1 और ये है R2। ठीक, इस तरह का ना, यहाँ दो बिंदु हैं, इसका तो इस वाले का जो विभवांतर होगा बस लिखना है, ये V1। बिंदु बदलने पे विभवांतर क्या होता है, बदल जाता है, तो ये हो जाएगा V2। ये क्या हो जाएगा, और धारा बदलने, रास्ता बदलने पे धारा, रास्ता सेम है, इसका मतलब इसमें भी I धारा बहेगी और इसमें भी I धारा बहेगी, तो दोनों ही प्रतिरोधों में क्या सेम रहेगा। और इसका तब श्रेणी क्रम के लिए R तुल्य भी लिखना है, तो R तुल्य बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस RN। ये पूरा लिख देंगे। इतना पूरा कहा है, ये इतना लिखने पे आपको 2 नंबर मिलेगा। सिद्ध करने को नहीं कहा है, फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, सुन लो प्रश्न को। कह रहा है प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन के तुल्य प्रतिरोध का सूत्र लिखिए। श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं मैंने ये बता दिया। तुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है ये लिख दिया। आगे ये भी कहा है कि तथा चित्र खींचिए, तथा क्या खींचिए, चित्र भी मैंने खींच दिया। चित्र खींच दिया, तुल्य प्रतिरोध के बारे में लिख दिया, श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है उसको लिख दिया। ये था पूरा क्लियर, कहीं दिक्कत नहीं ना, देख लो सही है। सामान्य घरेलू विद्युत परिपथ का नामांकित व्यवस्थित चित्र बनाइए। व्यवस्थित चित्र बनाना है। अब चित्र बनाने के लिए लिखो, चलो देखो, अब ध्यान से सुनो। आकाश देखो क्या कह रहा है ना, सामान्य घरेलू परिपथ का नामांकित व्यवस्थित चित्र बनाइए। देखो नामांकित व्यवस्थित चित्र बनाना, सबसे पहले लिख देंगे हम लोग कि सामान्य घरेलू परिपथ जो है, मत बोलो जिला जिला, हम तो जिला जिला में नहीं, गांव गांव नाम कह दे। ध्यान से सुना, सामान्य घरेलू विद्युत अनुज दादा जौन दादागिरी करता है ना, तो मारत आधा हो जावा दादा से। सामान्य घरेलू विद्युत परिपथ का नामांकित एवं व्यवस्थित चित्र बना। तो सुनो ध्यान से, जो सामान्य घरेलू विद्युत परिपथ होता है ना, उसमें देखो क्या क्या होता है। तो लिखेंगे सामान्य, पहले पूरा लिख देना। सामान्य घरेलू विद्युत परिपथ में पहले, सबसे पहले होता है विद्युत, हाँ जेके विद्युत प्रदाय का, यानी जहां से देखा विद्युत प्रदाय माने मान ला का हवे, ए पोल हवे। पोल मतलब समझे ना, खंबा, खंबा, और खंबा से तू एक की तार ले आए यहाँ तक, ई हवे विद्युत प्रदाय। ई का हवे विद्युत, एकर नाम हो गया विद्युत प्रदाय। जेके अंग्रेजी में मेंस कहत, ये विद्युत प्रदाय हो गया। यहाँ दरे लग गए भैया, जब खंबा से, जब खंबे से आया तो आपके घर पे एक स्मार्ट वो दिया है मीटर, ये का अलग बन गया मीटर। ये क्या है, विद्युत मीटर। ये है विद्युत मीटर।
विद्युत मीटर, हाँ पावर हाउस से लाया हुआ मीटर है। विद्युत मीटर के बाद तार निकलता है विद्युत मीटर से, देखो ना। अब इसके पीछे से जाता है वितरण बोर्ड, ये है वितरण बोर्ड ना। ये वितरण बोर्ड दो ऐसे दो खानों में बटा रहेगा, ये दो खानों में इसे वितरण बोर्ड, वितरण बोर्ड। पहले वितरण बोर्ड जो बनता था ना, पहले जो वितरण बोर्ड बनता था वो फ्यूज का बनता था। किसका? अब जो वितरण बोर्ड बनता है ना वर्तमान समय में एमसीबी का बनता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो ये देखो सब एमसीबी लगे हैं। अब एमसीबी के बाद देखो पहले आया कहाँ से? विद्युत प्रदाय से। विद्युत प्रदाय के बाद फिर कहाँ गया? मीटर में था। मीटर से होकर के वितरण बॉक्स में, वितरण, इसको वितरण बॉक्स भी लिख सकते हैं। वितरण बॉक्स में लगा होता है एमसीबी। ये क्या लगा है? एमसीबी ना, एमसीबी। अब एमसीबी जितने घर हैं सबका, सभी उपकरणों का अलग अलग, हर घर का अलग अलग है। जितना घर आपके पास होगा उतना एमसीबी आप लगाएंगे। फिर एमसीबी के बाद ये कहाँ जाएगा? अब ये देखिए ये लाइट आपके घरों में जाएगा जितने भी, यहाँ तक जो आया था, यहाँ मीटर तक जो वितरण प्रदाय से आया था किस क्रम में आया था? श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम। अभी यहाँ तक श्रेणी क्रम है। कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम। अब जो आपके घर में जा रहा है वो किस क्रम में? समांतर क्रम। समांतर क्रम में इसलिए जाता है क्योंकि समांतर क्रम में वोल्टेज नहीं बदलता, वोल्टेज नहीं बदलता। वोल्टेज अगर बदलता ना तो पता चला टीवी बड़ा वाला वो फ्रिज चालू कर दिया तो कुल वोल्टेज खींच ले, तब पंखा ऐसे ऐसे चले लगा और बल्ब ऐसे अनियार, पता चला अनियार उधर आ रहे अनियार पहुंचे था ना। तो इसका मतलब ये समांतर क्रम में जोड़ने पे क्या नहीं बदलता? वोल्टेज सेम रहता है। क्या सेम रहता है? वोल्टेज, वोल्टेज सेम। तो वोल्टेज नहीं बदलता है। और दूसरी बात, समांतर क्रम में जो होता है एक घर में अगर खराबी आएगी तो केवल उसी घर में आएगी। श्रेणी क्रम में एक डैमेज हुआ सब पूरा डैमेज हो जाएगा ना, सब घर का लाइट चला जाएगा। तो इस समांतर क्रम का दूसरा फायदा ये भी है कि इसमें अगर ये घर नंबर फर्स्ट है, घर नंबर सेकेंड है, घर नंबर थर्ड है, ये दो दो तार ले जा रहे हैं, ठीक। ये तीन घर है, मान लो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ये तीनों घरों में मान लो किस क्रम में गया है? समांतर क्रम में ना। अब इसमें जो तार आया है, तार के बारे में लिख देना। इतना ये है पूरा घर का चित्र, ठीक। ये पहले आएगा मेंस से यानी विद्युत प्रदाय से। विद्युत प्रदाय माने जहां से विद्युत आपको प्रदान किया गया है, यानी आपको तो खंबे से प्रदान किया गया, पोल यानी खंबे से। हाँ हाँ ऐसे बना ऊपर नंबर बना दे। ओके रच के अच्छा बनाया। अरे रच के देखे में स्मार्ट लगा ही नहीं, जैसे हम तो पहले ही कहा है ना, ऐसे देख के तो लागत है घरे का लाइट उठ जाता। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा आप लोग होशियार हैं। मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग पोल गोलका वाला पोल बनाया, मस्त उमन डिजाइन बनाया, एकदम तार अकवा वाला दूठ लिया है। ब्लैक कलर का तार, ब्लैक कलर का तार जो है, रेड कलर का तार आप रहेगा जिसको लिख देंगे कौन सा वायर है? लाइव वायर, लाइव वायर, जिंदा तार ना। और एक ब्लैक कलर का रहेगा जिसे उदासीन तार कहेंगे। तो किस कलर का? ब्लैक कलर का जिसे उदासीन। और एक हरे कलर का रहेगा, एक और लाओ, हरे, हाँ हरे रंग का हो जाएगा अर्थ वायर। सर सबको इंग्लिश में लिखिए, उसे ग्रीन लिखिए। अर्थ, अच्छा ग्रीन लिख दें। ब्लैक कलर का उदासीन, न्यूट्रल वायर, न्यूट्रल ना। और ये लाइव वायर है। तो ये तीन तार आते हैं। तारों के बारे में भी लिखना आप लिख देना नीचे, ये लिख देना। इतना है ये चित्र किसका? घरेलू विद्युत, सामान्य घरेलू विद्युत परिपथ का नामांकित और व्यवस्थित चित्र। व्यवस्थित तो नहीं है लेकिन नामांकित चित्र है, ठीक। व्यवस्थित आप करेंगे, नामांकित है, नाम सब पर अंकित है, इसीलिए इसका नाम है नामांकित। नाम के साथ अंकित किया हुआ। नामांकित तो मैंने बना दिया, लेकिन व्यवस्थित मुझे नहीं आता, इसलिए व्यवस्थित आप लोग डिजाइन करके बनाएंगे। ठीक बात है।
अरे यार है तुझे जोन मत लड़कों का मैं ये नहीं जानता हूँ, लेकिन लड़कियों को मैं जानता हूँ कि व्यवस्थित बना लेंगी। क्यों? क्योंकि ये लोग नोकिया वो वाली मोबाइल के एंड्रॉइड बनाए देती। मतलब अगर महिला कोई देखता ना, ब्यूटिशियन जितना रहती सब महिला रहती। जब शादी ब्याह लड़की ने पड़ा था तो सजावे बजावे बिना देखता ना। लड़के कहाँ आते हैं? आते हैं आवत है। बाल काटने के लिए। हाँ? अरे वो नहीं पागल, अरे सदिया में जाती तो 15-20 हजार के 52 गज जाना था यहाँ से लेके मेरे 2 चक्का तक। अगर उसे दुआर बटोर तो एक दहिया चल रहा दुआर बटोरा जाए सीधा साथ न कोनो इंतजाम नहीं करेगा। 52 गज का दामन मैं पहन के कैसे चलूंगी? हाँ वही मटक के चला जाए जैसे चला, लेकिन 52 गज के पहने रहा दुआर अपने आप साफ हो जाए। समझ गए? हाँ इसीलिए देखो जो होशियार हैं इसीलिए वो ब्लैंकेट मैट बिछा दे। जाना था 52 गज को उनकर घर रात चले गंदा हो जाएगा। हाँ एकदम साफ रखा। तो समझ गए? सबसे खतरनाक यही है रेड कलर। और शादी समय मैं बात कर रहा हूँ। शादी समय देख रहे हो ना, रेड कलर खतरों का निशान लाइव है। तो आप बना लोगे, आप लोग इसलिए बना लोगे क्योंकि लड़कियों को देखो जो एकदम सजा बजा एकदम वीआईपी कर देते हैं, तो आप लोग भी सजा बजा लेना। लड़कियां ये लिख लेंगी, लड़कों में थोड़ा प्रॉब्लम होगी। उतना बढ़िया से कहो जीवन में ऐसा करे है कुछ ना बहुत करे है जाना था नले पानी दुई मत चला ऐसे टक 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 ऐसे ले है पानी ऐसे से मारे है पानी रच के तेल लगाए ले है वही के कह दे। हाँ नहाओ नहीं के यही करते। अच्छा आप सही बताओ, आप लोग करते हो कि नहीं? हमसे जाई हटिया पढ़ाई तो हम लोग करते क्या थे जानते हो? हाथ तो मेरा अच्छी पानी लगाई और देखा है अरज कैसे मार ले लच कैसे, और तेल कहाँ लगाई जाना चाहे तो नहीं दूर तक चुआए रही और चिपका रही बाहर मस्त। अरे जना अगवा दिखा रही नहाए है इतना अब माई हरे और छुटवा रहे माई हरे काजल लगा दी बड़का चितरुआ वाला। अब तो नहीं है। लगाइए वैसी काजल। अब क्या लगाती है? टिक्का भी क्या गाना है? देखो देखो ध्यान से सुनो। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं यही पूछा है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण अगर आपको फैराडे के बारे में याद है ना तो बस वही है उसी के बारे में। अच्छा जब आपको मैंने दाहिने हाथ का नियम बताया था, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, तो प्रेरित धारा उत्पन्न करने के लिए फ्लेमिंग के किस हाथ का नियम? दाहिने। तो वही करा। अच्छा फैराडे ने किया क्या था? अध्ययन करते करते थक गए जब, तो चुंबक को उन्होंने क्या किया? गतिमान फेंक दिया। जब गतिमान चुंबक हुआ, जब चुंबक क्या हुआ? जब चुंबक गतिमान हुआ, अरे चुप रहो भैया, तुम लोग इतने बड़े हो, तुम लोगों को कुछ नहीं कर पाएगा। इतनी छोटी सीढ़ी है, डरा देती है ऐसे। छिपकली देख के डराई जाते हैं, पति कैसा सताई कि कह गई इतनी बड़ी किरोना वो से डराते हैं और पति ऊपर ऐसा तांडव करत ही कह गई। यहाँ कहीं फन मार गई, वहाँ कहीं फन मार गई, जिधर मन करे उधर फन मार गई। छिपकली आप ही स्टूडेंट है ना? ऐसे बोले क्या? बताइए। चला देखा भाई। आपके साथ होता तो प्रैक्टिकल।
विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? फैराडे ने किया क्या, जब चुंबक को फेंका ना, अब देखो वह घटना जिसके द्वारा चुंबक है, वह घटना जिसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तित करके विद्युत धारा को क्या किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है। वह घटना जिसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करके विद्युत धारा को उत्पन्न किया जाता है, उसे हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम काम करता है ना। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर ही कौन सा था, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। इसी पर आधारित होता है जनरेटर। क्या, दो चुंबकों के बीच जब एक आर्मेचर को तेजी से घुमाया जाता है तो ऐसी स्थिति में फ्लक्स होता है, फ्लक्स को काटता है तो क्या उत्पन्न होता है, बिजली ना। तो वह घटना जिसके द्वारा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करके ना विद्युत धारा को उत्पन्न किया जाता है, उसे हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। वह घटना जिसके द्वारा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित करके ना चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करके विद्युत धारा को उत्पन्न किया जाता है, उसे हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। वह घटना जिसके द्वारा हम चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करके विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं, उसे हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। वह घटना, देखो मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ आप आराम से याद कर सको। वह घटना जिसके द्वारा हम चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करके विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं, उसे हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। फैराडे ने इसके बारे में बताया था और फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए कारगर है। ठीक, यही इसी पे आधारित होता है जनरेटर। क्या होता है, जनरेटर। ठीक बात है। उसमें दो चुंबकों के बीच एक फ्लक्स को घुमाया जाता है और बहुत तेजी से घुमाया जाता है तो उत्पन्न हो जाता है विद्युत। उत्पन्न क्या हो जाता है, विद्युत। ठीक, हाँ हो गया। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से क्या तात्पर्य है ना। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अब आप जानते ही हो, इनके किन्हीं दो ना, चुंबक के ध्रुव से ना उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में जाने वाली बल रेखाओं को क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे, अब गुण लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं। पहला घटना, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ध्रुवों पर सघन होती हैं और मध्य में विरल होती हैं। चुंबकीय घना ज्यादा होता है और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। हाँ, समांतर। चुंबक के बाहर ये उत्तर से दक्षिण दिशा में चलती हैं और चुंबक के अंदर ये साउथ से नॉर्थ की दिशा में चलती है। ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम होता है और मध्य में चुंबकत्व शून्य होता है। ठीक, इतना गुण मैंने बता दिया। जो आपको लिखना होगा आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं ना। देख लो, अब अगला है धारावाही प्रणालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र दर्शाइए, आरेख बनाइए। धारावाही प्रणालिका इसके पहले वाले वीडियो मैंने बता दिया था, ये ना वही बिल्कुल सेम टू सेम है, ये आर्मेचर ही वाला। अब इसको हम नहीं बताएंगे। इस तरह से ये वाला आपका अनसॉल्व हुआ, समाप्त। ठीक, फिजिक्स वाला कहानी खत्म। और उसके बाद वाला तो आपको विपिन सर पढ़ा ही दिए हैं ना, केमिस्ट्री बायोलॉजी विपिन सर पढ़ा है। अगला अनुसार संख्या इसका बाद 824 के बाद CN के बाद देखो क्या दिया है। हाँ, सेट 5 के बाद सेट 6, सेट नंबर CO। आप देखो सर्किल ऑफिसर है। निम्न में से, ध्यान से सुनो, निम्न में से किसी दर्पण के द्वारा है। अब आराम से सुनना, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। दर्पण वाला आ जाए तो ध्यान से सुना करो। निम्न में से किस दर्पण के द्वारा आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है? ऐसा कौन सा दर्पण? दर्पण 3 प्रकार का होता है, उत्तल, अवतल और
समतल, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल। अवतल में बना प्रतिबिंब क्या होता है? सदैव सीधा नहीं होता, 5 स्थितियों में उल्टा होता है, एक स्थिति में सीधा। तो विकल्प में जहां जहां अवतल दिया है काट के लंबा कर देंगे। पहला विकल्प खत्म ना, खत्म, कट गया। यानी उत्तल दर्पण, हाँ उत्तल दर्पण सीधा बनाता है, आभासी भले आभासी बनाता है, सीधा बनाता है ना, और समतल दर्पण भी बनाता है। इसका मतलब समतल भी सही है तथा उत्तल भी सही है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ना, सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है कौन? सदैव सीधा, समतल और उत्तल। तो पहले वाले का उत्तर हो जाएगा समतल और उत्तल। समतल भी सीधा प्रतिबिंब बनाता है और उत्तल भी सीधा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल की क्या है? उत्तल छोटा बनाता है ना, उत्तल छोटा बनाता है। समतल भी सीधा बनाता है, उत्तल भी सीधा बनाता है। ये बराबर बनाता है और ये छोटा बनाता है। ऐसा तो कहीं ना कहा होता कि बराबर किसमें बनता है, तब हम लिख देते कौन सा? समतल। और अगर कह देता छोटा, सीधा और छोटा किसमें बनता है? उत्तल में। तो इसमें तो केवल और केवल कहा है आभासी। कैसा? अच्छा सीधा, केवल सीधा, आभासी दोनों बनता है ना, आभासी बनता है, आभासी इसमें बनता है, बराबर बनता है, इसमें आभासी बनता है, छोटा बनता है। ठीक, ये तो इसका हाँ समतल का फोकस अनंत होता है। ठीक, चित्र संख्या 2, दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है चित्र में 2 सर्वसम प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश का किरण आपतित है तो संयोजन से निर्गत प्रकाश किरण होगा। अच्छा देखो, श्वेत प्रकाश मैंने कल ही बताया था इसको प्रिज्म के बारे में। एक प्रिज्म ऐसे सीधा रखा है, जब इससे ये निकलेगा ना कितने रंगों में विभक्त हो जाएगा? 7। फिर इसको उल्टा करके रख दो ना, तो अब फिर ये एक रंग में निकल जाएगा। कितने रंगों में? एक रंग। अब यहाँ से जो जिस रंग का था वही रंग मिल जाएगा। यहाँ से कौन सा प्रकाश निकला था? श्वेत। जब श्वेत जाके किसी प्रिज्म से गुजरता है ना, जब श्वेत प्रकाश किसी सीधे प्रिज्म से गुजरता है तो ऐसी स्थिति में वह 7 रंगों में क्या होता है? विभक्त हो जाता है। और विभक्त होने के पश्चात अगर फिर यही फिर से यही वाला क्या फिर से उल्टे प्रिज्म से गुजरता है तो वास्तव दोबारा निकलते समय किस रंग का निकलता है? श्वेत। तो उसी रंग का फिर बन जाता है। ठीक, यही प्रिज्म सीधा कर दें तो एकदम नीचे वाला आ जाएगा, केवल 1-2 रंग नहीं दिख पाएगा। नहीं समझ रहे हो? ये विचलन करेगा, इसको और नीचे ढकेल देगा तो केवल कुछ ही रंग दिख पाएंगे। बात समझ रहे हो? इसे अभी कितने रंगों में बटा? 7। अब 7 रंगों में से कुछ रंग, जो रंग तीव्र होंगे वो आगे पार कर पाएंगे, जो रंग तीव्र नहीं होंगे वो इसके पार निकल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मोटा टुकड़ा है। समझ गए? अब जैसे ये था, इसमें 7 रंग निकला, जब दोबारा इसी पर से 7 रंग ऐसे गया है, जो ज्यादा तीव्र होगा बेचारा बाहर निकल पाएगा, जो नहीं निकल, जिसकी तरंग दैर्घ्य कम होगी बेचारा अंदर ही रह जाएगा। समझ गए? तीसरा हर्षल गिफ्ट सरे, उत्तल लेंस के एफ तथा 2f के बीच स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस की बात किया है। उत्तल लेंस यानी अवतल दर्पण। उत्तल लेंस यानी अवतल। देखो ये उत्तल लेंस है, देखो यहाँ मान लो क्या होता है, ये एफ मान, अनंत को छोड़ दो, अनंत से देखो, अनंत है, द्वितीय फोकस है, 2f2 है, ये f है, यहाँ f होगा, यहाँ 2f होगा, यहाँ F2 होगा, F2 होगा, F1 होगा, F1 होगा। कहाँ रखेंगे? अनंत पे रखेंगे तो कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। अनंत पे रखेंगे तो फोकस पर बनेगा। अनंत और इसके बीच रखेंगे तो फोकस और इसके बीच बनेगा, और फोकस पे रखेंगे तो फोकस पर बनेगा। और जब हम फोकस 2f1 और f1 के बीच रखेंगे तो कहाँ बनेगा? 2, हाँ f2 और अनंत के, 2f2 और अनंत के बीच। कल मैंने इसके बारे में बताया था खूब डिटेल में। तो जब हम रखेंगे f2 2f2 और 2f और f के बीच रखेंगे तो f 2f2 और अनंत के बीच में बनेगा। और कैसा बनेगा? इस तरफ बन रहा है तो इस तरफ वास्तविक बनता है, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और
वास्तविक बन गया तो वास्तविक बने कदा वास्तविक बन जाएगा, उल्टा बन जाएगा ना। वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा, वस्तु से वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा। डी नंबर विकल्प सही है, इसका विकल्प डी। ये तभी कर पाओगे ना जब आपको बहुत डिटेल पता रहेगा ना, तो ये वाला क्वेश्चन नहीं हो पाता जल्दी। ठीक, किस दृष्टिदोष के निवारण में द्विफोकसी लेंस का उपयोग। जरा दृष्टिदोष, द्विफोकसी माने दुद्धू। ये है चश्मा। ऊपर अवतल नीचे उत्तर, ऊपर अवतल नीचे उत्तर, दो लेंस लगा भी बिना के कहते हैं द्विफोकसी उत्तर, द्विफोकसी लेंस। कौन सा द्वि, यानी बुढ़ाई दाई जो दृष्टि दोष होता, जब सिलेरी मांसपेशियां खराब हो जाती हैं तो ऐसे नहीं, वो नहीं खराब होगा। जब बूढ़ा आदमी हो जाता है तो ऐसी स्थिति में सिलेरी मांसपेशियां क्या होती हैं, शिथिल पड़ जाती हैं। तो न तो नजदीक की वस्तु दिखाई पड़ती है, न तो दूर की वस्तु दिखाई पड़ती है, जिसे हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं। जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं या उत्तल और अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ऊपर अवतल नीचे उत्तल। ठीक, आगे करा कालम यक्स को कालम वाइस मिलाइए। ओम मीटर नहीं, ओम मीटर प्रतिरोधकता का मात्रक है। किसका? वाट विद्युत शक्ति का मात्रक है। वाट विद्युत शक्ति। कूलाम आवेश का मात्रक। ओम प्रतिरोध का। ओम मिला लोगे ना। ओम किसका मात्रक होता है? प्रतिरोध का मात्रक। ओम मीटर होता है प्रतिरोधकता। रो जो रोवत रहा वही का नाम होता ओम मीटर ना। वाट विद्युत शक्ति का मात्रक। हाँ, जो भी विकल्प देख लेना। 110 वाट। P बराबर दिया है, मिला दें क्या? मिला लोगे ना। ओम किसका होता है? प्रतिरोध का। प्रतिरोध का। ओम मीटर किसका होता है? ओम मीटर, हाँ वही प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता। और क्या दिया है? वाट दिया है शक्ति का। विद्युत शक्ति। कूलाम दिया है आवेश का। कूलाम किसका मात्रक होता है? आवेश का। छठवां देखो, छठवां क्या है भाई? 110 वोल्ट, 110 वाट। P बराबर दे दिया। P बराबर कितना है? 110 वाट ना। और V बराबर दे दिया है 220 वोल्ट। ठीक, अब आपसे पूछा है विद्युत वोल्ट के विद्युत स्रोत से जोड़े जाने पर विद्युत बल्ब की धारा। P बराबर V आई जानते हो ना। P बराबर V इंटू आई, यही आप जानते थे। P बराबर V आई। P बराबर V इंटू आई। आई पूछा है, P का वैल्यू पता है क्या? P बराबर कितना है यार? 110। V बराबर 220 इंटू आई। 11 दूना 22, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 1 आएगा, तो आई बराबर हो जाएगा 1/2। 1/2 एम्पियर या 0.5 एम्पियर। बोलो कहीं दिक्कत तो नहीं ना? देख लो, P बराबर V आई, मैंने सूत्र बताया था आपको। विद्युत सामर्थ्य दिया है 0.5 एम्पियर दिया तो है। डी वाला विकल्प हो गया। छठवां के बाद सातवां। किसी धारावाही लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। शून्य, समान, सिरों पर बढ़ता है, सिरों पर घटता है। किसी धारावाही लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? समान होता है। अभी कल ही हम लोग देखे थे, हाँ जहाँ से रहे तो समान रहता है ना। तो बदलता कब है? जब हम धारा का मान बदलेंगे चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है।
अरे कल मैंने लिखा था धारा का मान बदलने पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, बढ़ता है, और तार की लंबाई बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, घटता है। कल मैंने बताया था, तो वही तो है। इसका मतलब ये क्या रहेगा, समान। विकल्प मिला लो, इसमें उत्तर दिया होगा समान, मिला लो। सिरों पर किसी धारावाही लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। भीतर पूछा है यार, चुंबकीय क्षेत्र भीतर पूछा है ना, तो भीतर तो समान रहता है। नहीं वो नहीं, प्रणालिका गधा लोग, वो प्रणालिका की बात किया है, उसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है। सिरों पर, सिरों की बात किया ही नहीं है, सिरों की बात इसमें किया है तब। हाँ, लंबी प्रणालिका के भीतर पूछा है ना, लंबी प्रणालिका के अंदर की बात किया है। सिरों पर थोड़ी पूछा है, सिरों पर पूछा होता तो हटता। हमको सिरों पे थोड़ी पूछा, हमको कहा अरे अंदर की बात की। निम्नलिखित में से कौन सा जातीय श्रेणी है, कौन सा समजातीय। समजातीय माने जैसे हाँ, सिंगल बांड है तो सिंगल बांड वाले हों, डबल बांड है तो डबल बांड वाले हों, ट्रिपल बांड है तो ट्रिपल बांड हो। C2H6, C2H6 और C2H5OH, ये कौन सा होगा। अब इसको करना पड़ेगा तभी ना। ये मेथेन है और एथिल है, इसका मतलब पहला वाला विकल्प क्या है, गलत। हाँ, C2H6 दो सही है और C2H5OH ये है दूसरा ना। क्यों, क्योंकि अगर आपको सूत्र पता हो तो CnH2n ना। अब आप यहाँ n की जगह 2 रखो। हाँ, कहाँ रुक जाओ, हाँ समझाती, एक ही जात के होने चाहिए ना। देखो C कितने हैं, एक, कितने हाइड्रोजन जुड़े, 4, फिर कितना कार्बन है, 2, और कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सिंगल बांड इसमें भी है, सिंगल बांड इसमें भी है। ये है समझाती। आप बना लोगे तब तो पता चलेगा, इसे हम कैसे बता दें। कितने का अंतर क्या कह रहे हो, CH2 अंतर मतलब ये CH2 से अंतर से नहीं मतलब है गधा। सिंगल बांड अरे बना लेना, श्रृंखला बनाने में कितना टाइम लगेगा। जैसे दूसरा वाला देखो है ना, C कितना है, 2 टू है, एक C यहाँ है, एक C यहाँ है, 6 टू है, 1, 2, 3, 4, 6 पहले में है। हाँ तो समझाती ये बता रहे हैं। देखो अब दूसरा देखो, ये C2H5 है, 1, 2 C है, C देखो कितने हैं, 2, और एल्कोहल है, और क्या 5 टू है, ये 1, 2, 3, 4, 5। अब एल्कोहल आ गया, क्रियात्मक समूह इसकी एक संयोजकता कौन पूरा करेगा, इस वाले जो इसमें दिया है, नहीं दूसरा वाला, दूसरे वाले में OH समूह जो है C के साथ कितने लोग जुड़े हैं, 5 लोग जुड़ पाए हैं ना। कहाँ जुड़ ही पा रहा है, 6 लोग जुड़ने चाहिए ना। अगर 2 कार्बन है, एक कार्बन की संख्या 4 होती है, तब उसके साथ कहाँ जुड़ पा रहा है, किसमें, पहले में है ना। हाँ तीसरे में है। हाँ तर्क वाला नहीं, यही है, ऐसे लगाओगे तब निकलेगा। सब लगाओ, जाए जिसको लगाओ। कौन तीसरा, CH3 C है, कार्बन है, एक कार्बन है, कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, हाँ देखो 3 टू, 1, 2, 3, और ये OH समूह जुड़ा है। आगे वाला देखो C2H5 C है, 1, 2, और फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 होना चाहिए, 5 OH हो जाएगा ये भी।
सी, रुक जाओ, 1 2 3 4 CH3 COOH CH3 COOH। तो सब में देखो क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है ना, 1 2 3 में क्रियात्मक समूह लगे हुए हैं और एक ऐसा है जो क्रियात्मक समूह वाला नहीं है। जिस हिसाब से मैं कर रहा हूँ वही अब आप लोग जिस तरीके से पढ़े हो मुझे तो यही लग रहा है। हाँ? तो इसमें देखो, इसमें मुझे तो पहले वाला सही लग रहा है। तो कौन समझाती श्रेणी में है? तीसरा क्यों सही है? ये वाली बात नहीं है जो कह रहा हूँ उसको आप समझ नहीं पा रहे हो। मेरा कहने का सेंस ये है ना कि जैसे पहला वाला जो है वो समजाति इसलिए है क्योंकि उसमें कोई क्रियात्मक समूह नहीं जुड़ा है, दोनों सिंगल बॉन्ड वाले हैं। दोनों कैसे हैं देखो, ध्यान से अगर देखो तो CH4 देखो केवल मेथेन है, कार्बन के साथ 4 संयोजकता पूरा हो रहा है। दूसरा जो है C2H6 कार्बन 2 है, कार्बन का संयोजकता 4 होता है, 2 कार्बन के लिए 8 होगा, तो एक कार्बन कार्बन के बीच साझेदारी हो गई और 3 हाइड्रोजन से 3 हाइड्रोजन से कोई क्रियात्मक समूह नहीं है। इसका मतलब ये दोनों एक ही जाति के हैं क्योंकि सिंगल बॉन्ड वाले हैं। क्लियर बात। दूसरे में देखो एक तो C2H6 जो है ये देखो क्रियात्मक समूह इसमें कोई जुड़ा नहीं है और इसकी ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। इसके बाद वाला जो C2H5OH है एथिल एल्कोहल है। क्या है? एथिल एल्कोहल। ये देखो 5 जो है हाइड्रोजन 5 ही संतुष्ट कर पा रहा है, एक को क्रियात्मक समूह लाना पड़ रहा है, इसलिए इस वजह से ये क्या हो गया? गलत। समझाती क्यों होगा भैया? क्योंकि एक क्रियात्मक समूह की वजह से एक संयोजकता पूरा कर पा रहा है। अगर क्रियात्मक समूह न रहता तो संयोजकता पूरा ना हो पाता। अगर C2H5 ही रहता तो एक कहीं न कहीं हाइड्रोजन खोजना पड़ता इसको। ठीक, तो ये विकल्प क्यों गलत हो गया? क्योंकि एक जो था पहले ध्यान सुनो क्या बात है, तो गधा कुल सही वैसे करो। मैं जिस हिसाब से समझ पा रहा हूँ या मैंने जिस हिसाब से पढ़ा है वो मैं बता रहा हूँ, विपिन सर जैसे बताए होंगे। ठीक, अब इसमें एल्कोहल है OH की वजह से कट गया। तीसरा वाला देखो कहाँ है? नहीं है। हाँ, अब तीसरा देखो, तीसरा CH3। हाँ, CH3 जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको सुनोगे तब तो क्या जुड़ा है? OH। ये देखो 3 कार्बन 3 संयोजकता हाइड्रोजन से पूरा कर रहा है, एक संयोजकता OH से पूरा कर रहा है। ठीक है, इसके बाद वाला जो विकल्प दिया है देखो C2H5OH ना, ये देखो 5 संयोजकता इससे पूरा कर रहा है, एक संयोजकता इससे पूरा कर रहा है। इसमें भी देखो क्रियात्मक समूह लगा था, इसमें भी क्रियात्मक समूह लग गया है। इसका मतलब ये भी समझाती हो गया। चौथा वाला विकल्प जो CH4 है ये देखो इसमें कोई क्रियात्मक समूह नहीं है, लेकिन इसका जो बाद वाला है CH3 ना, ये देखो इससे 3 तो इससे पूरा कर रहा है और एक पूरा करने के लिए इसको क्रियात्मक समूह के पास जाना पड़ रहा है, इस वजह से ये गलत हो गया। तो पहला और चौथा जो है, पहला और तीसरा ना सही है, पहला और तीसरा सही। ये बात था। हम बताओ प्रयास जोन करते हुए कटपिट कहीं कैसे कहा था, कहीं कैसे दूध बांट जुड़ा था, कहीं कहा हम कुछ कंफ्यूज हो गया, हम इससे पढ़े न रहे। जो भी होगा मैं जैसे जानता हूँ मैंने वैसे बताया, आपको जैसे पता हो वैसे करिए। एथेनॉल में क्रियात्मक समूह है आल, एथेनॉल में OH है। कौन सा? OH है। तो 8वें का हो जाएगा OH। 9 नंबर कर रहा है और 9वें का ही 8वां तो कर दिए 9। 10 नंबर देखो CaOH
1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है। लाल को नीला करना क्षारीय है, पीएच वैल्यू 8 हो जाएगा। इसका पीएच क्या होगा? 8 हो जाएगा। अम्ल को ना, अम्ल जो होता है नीले को लाल कर देता है, और लाल को नीला कौन कर देता है? क्षार कर देता है ना। अगर अम्ल के ऊपर डलबत खून फेंके लगे ना, ऐसे समझ लो, तो यानी लाल हो जाएगा। तो अम्ल लाल कर देता है, नीले को लाल कर, और लाल को नीला कर देगा क्षार। तो लाल को नीला कर रहा है, इसका मतलब क्षार है। पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होगा तो क्षार, 7 से कम होगा तो अम्ल, 7 होगा तो उदासीन। CaOCl2 का प्रचलित नाम है ब्लीचिंग पाउडर। CaOCl2 ये ब्लीचिंग पाउडर है। क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। पानी को शुद्ध करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चीनी को साफ करने के लिए ना, कपड़े का सफेद रंग करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं। कहीं दाग लगा होगा, व्हाइट कलर के कपड़े में ब्लीचिंग पाउडर डालोगे ना, छूट जाएगा। हाँ, आला, वही आला। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनती है। अब क्रिया है, पहले लिख लो। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, तो ZnSO4 हो जाएगा। जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। ये क्या हो रहा है? विस्थापित कर रही है ना, जिंक को, हाइड्रोजन को विस्थापित करके खुद आ जा रही है। कौन सी अक्रिया हो जाएगी? विस्थापन अक्रिया हो जाएगी। निम्न में से कौन उभयधर्मी है? ZnO जो है क्या है? उभयधर्मी। ये था 12। 13 नंबर जो है ये उभयधर्मी। 14 निम्न में से कौन जल एवं खनिज के संवहन के लिए उत्तरदायी होता है? जाइलम। जैसे जाइलम जैसे जड़, जैसे जाइलम जैसे जो पौधे होते हैं उनके जड़ जो होते हैं, पानी को, जड़ों से पानी खींच करके ऊपर ले जाने का काम करता है जाइलम, और पत्तियों से भोजन नीचे लाने का काम करता है फ्लोएम ना। जाइलम और फ्लोएम, समझ गए? पौधे में जल की हानि से संबंधित है जल हानि रंध्र। रंध्र जो स्ट्रोमेटा होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वे क्या करते हैं? वाष्प उत्सर्जन करते हैं। और वाष्प उत्सर्जन के करने के लिए, ध्यान से सुनो अब बात, वाष्प गर्मी के मौसम में यही कारण है कि पत्तियां जो हैं, पेड़ पौधे जो हैं, अपने पत्तियों को झाड़ देते हैं। जब झाड़ देंगे तो जो वाष्प का उत्सर्जन होता है ज्यादातर पत्तियों से होता है। किससे होता है? पत्तियों से। जब पत्तियां ही नहीं रहेगी तो वाष्प का उत्सर्जन तो होगा ना। पेड़ के छाल में भी हरे हरे चीज पाए जाते हैं, उससे भी उत्सर्जन होता है, लेकिन उतना उत्सर्जन नहीं होगा। तो यानी जल हानि और ऊष्मा से बचने के लिए ना, गर्मी से बचने के लिए पेड़ के पौधे अपनी पत्तियां क्या करते हैं? गर्मी के मौसम में गिरा देते हैं। समझ गए? गिरा देंगे। हाँ, बेलगन जे के कहबा टकला हो जाती कुल मिले, जैसे मैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? पौधों का हार्मोन हार्मोन है। ऑक्सीन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, सब का सब है, सभी है ना। गुलाब के पौधे को उगाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि अपनाई जाती? कायिक प्रवर्धन। काया काट के ले जाता, दूसरे तरह बोल जाता। समझना तो है, कायिक प्रवर्धन वाला दे रहे ना, समझ ला। कायिक प्रवर्धन जनन नहीं होता, कायिक प्रवर्धन होता है। क्या है जनन? बैठा वहाँ निम्नलिखित में से कौन मानव में उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है? वृक्काणु, गोमन संपुट, न्यूरॉन। न्यूरॉन ब्रेन से संबंधित है। न्यूरॉन किससे संबंधित? ब्रेन से। निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों का प्रकट करता है? कैपिटल आर शुद्ध गोल है। कैपिटल आर शुद्ध गोल है। निम्नलिखित में से कौन गैर जैव निम्नीकरण पदार्थ है? प्लास्टिक की थैलियां जो है वो गैर निम्नीकरण क्या है? पदार्थ है, जो कभी क्षरित नहीं होती हैं, उसी को कहते हैं गैर निम्नीकरण पदार्थ। लकड़ी है, सब्जियां हैं, हरे पौधे, ये सब क्षरित हो जाएंगे, लेकिन जो ये है प्लास्टिक है, प्लास्टिक की थैलियां समाप्त नहीं होती है, तो ये गैर निम्नीकरण पदार्थ है। अब आगे हम लोग करेंगे कल।